नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका इलेक्ट्रॉन वर्ल्ड रिसर्च फाउंडेशन में स्वागत है। आज हमारे बीच पहुंचे हैं एस एन पांडे साहब, जो भारतवर्ष के एक वरिष्ठ शिक्षाविद के तौर पर जाने जाते हैं। नमस्कार नमस्कार। पांडे साहब, आपके बारे में जैसा कि पता लगा है कि आप एक वरिष्ठ शिक्षाविद के तौर पर इस देश की शान रहे हैं, और आपकी इस एजुकेशन की यात्रा के बारे में थोड़ा अपना परिचय दें कि आपकी इस यात्रा में आप किस किस पड़ाव पर रहे और किन किन विषयों पर आपने नेतृत्व किया समाज का। मैं मूल रूप से योग और प्राकृतिक चिकित्सा का आदमी हूँ। योग और प्राकृतिक चिकित्सा। योग। सन 1978 में लखनऊ में एक कॉलेज हुआ करता था, नेशनल कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी एंड रिसर्च। वहाँ प्राकृतिक चिकित्सा दर्शन पढ़ाया करता था। फिर सन 1980 में भारत सरकार ने पहली बार एक संस्था बनाई जिसका नाम सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योगा एंड नेचुरोपैथी, केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद। राजनारायण जी थे हमारे स्वास्थ्य मंत्री, उनको योग और प्राकृतिक चिकित्सा से काफ़ी लगाव था, तो उन्होंने ये केंद्रीय परिषद बनाई। इसका काम था योग और प्राकृतिक चिकित्सा में अनुसंधान करना। बाद में उसमें एजुकेशन एंड रिसर्च भी शामिल कर लिया, उसके विधान को परिवर्तित कर दिया। तो मैं पहला अधिकारी हूँ वहाँ प्राकृतिक चिकित्सा का जो नियुक्त हुआ, और सन 80 में मैं इस परिषद में आया। तो सन 80 से लेकर के 2008 तक योग और प्राकृतिक चिकित्सा के एजुकेशन, ट्रेनिंग, रिसर्च, इन सारे विषयों पर काम करता हूँ। आज आप जो देखते हैं, योग का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 21 जून को। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, उनको धन्यवाद देना चाहिए। उन्होंने युवानों में अपने भाषण में योग के बारे में कहा, सारी दुनिया एक मत से उसको सपोर्ट की, और आज हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। ऐसे ही प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस। तो ये जो विधाएँ हैं इस स्तर पर आज जो हैं, उसमें जो कुछ भी योगदान संभव था वो हमने किया, और उसमें बहुतों का खून पसीना लगा। तो पूरी क्रेडिट मैं अपने को नहीं लेता, लेकिन ये है कि ये व्यक्ति के रूप में जो भी योगदान हो सकता है अभी किया। आप किस पद पर रहे और अभी हाल फिलहाल आप कर रहे हैं? मैं इसके बाद नागालैंड में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है ग्लोबल ओपन यूनिवर्सिटी नागालैंड। ग्लोबल ओपन यूनिवर्सिटी नागालैंड। वहाँ सन 2008 में प्रोफेसर एंड हेड था स्कूल ऑफ ओरिएंटल मेडिसिन का, और वहाँ से फिर मेरा चुनाव हो गया वाइस चांसलर के रूप में, और मैं चला गया इंदिरा गांधी टेक्नोलॉजिकल एंड मेडिकल साइंसेज यूनिवर्सिटी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में एक बहुत खूबसूरत जगह है ज़ीरो, वहाँ पर ये विश्वविद्यालय है। तो उसकी स्थापना करना था, मैं गया, उसमें 5 साल वहाँ वाइस चांसलर रहा, कई डिपार्टमेंट बनाए। लेकिन जहाँ भी मैं जाता हूँ योग और प्राकृतिक चिकित्सा का कुछ न कुछ जरूर करता हूँ, तो वहाँ भी योग और प्राकृतिक चिकित्सा का संकाय बनाया। आज आप देखते हैं योग और प्राकृतिक चिकित्सा में एक डिग्री दी जाती है BNYS, ये MBBS के इक्विवेलेंट डिग्री मानी जाती है योग और प्राकृतिक चिकित्सा में, 5.5 साल की डिग्री है। मैं सन 1982 में ओस्मानिया यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज था, उसका एफिलिएटेड गांधी नेचुरोपैथी कॉलेज, उसमें प्रिंसिपल था सन 82 से 85 तक। और उस वक्त ये 4.5 साल का डिप्लोमा कोर्स हुआ था, और देश में पहली बार एक हेल्थ यूनिवर्सिटी बना। उस यूनिवर्सिटी को बनाने में भी जो कुछ योगदान हम लोगों का हो सकता था किया उस जमाने में। और वो विजयवाड़ा में जो आंध्र प्रदेश में है, वहाँ
बनी तो अफिलिएशन हमारे कॉलेज का भी बदला गया। जितने भी मेडिकल कॉलेजेस थे आंध्र प्रदेश में, उस वक्त तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक ही था। ये सन 85 की बात कर रहा हूँ। तो ओस्मानिया यूनिवर्सिटी से उस कॉलेज का अफिलिएशन इस हेल्थ यूनिवर्सिटी में, NTR यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस विजयवाड़ा में करना था। तो वहाँ के वाइस चांसलर थे उस वक्त सूर्य नारायणा जी। उन्होंने कहा भाई मैं इसका अफिलिएशन तब करूँगा जब इस कोर्स को 5.5 साल का बनाया जाए, अन्य जैसे भी कोर्स हैं। फिर उन्होंने एक कमीशन बनाया, उसका मैं चेयरमैन था, और उस कोर्स को अपग्रेड कर करके हम लोगों ने BNYS कोर्स बनाया 5.5 साल। BNYS बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस। ये 5.5 साल का कोर्स है। और सबसे पहले इस कोर्स को NTR यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस विजयवाड़ा ने चालू किया। आज देश में कई यूनिवर्सिटीज़ ये कोर्स चलाती हैं, 50 कॉलेजेस हैं, हजारों बच्चे निकल रहे हैं। तो उस कोर्स को बनाने में हम लोगों का जो भी योगदान था वो था। और मुझे खुशी है कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये दोनों विधाएं मान्य हैं। जब मैं इस फील्ड में था तब इसको क्वैकरी कहा जाता था। कभी हम लोग कल्पना नहीं करते थे कि कोई विश्वविद्यालय हमें बुलाएगा और इस विषय पर कोई बात करेगा। बीच में छोटा सा अपना विचार साझा करते हुए मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगा कि बैचलर ऑफ नेचुरो साइंस एंड योगा, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस जैसी विधा को देश में स्थापित करने में पांडे साहब का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ऐसा हमें पता लगा। आज तमाम युवा इस विषय से जुड़े अपना उज्जवल भविष्य बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस में बना रहे हैं, जिसका श्रेय कहीं ना कहीं SN पांडे साहब को जाता है। ऐसा हमारे लिए भी बड़ा सौभाग्य का विषय है, क्योंकि इलेक्टेड वर्ल्ड रिसर्च फाउंडेशन नेचुरोपैथ पे, नेचर पर, प्रकृति पर विशेष तौर पर कार्य करता है। मैं आज तमाम तरह के क्वेश्चंस, बहुत सारे सवालों के साथ, प्रश्नों के साथ अपने दिमाग में इस कागज़ पर लिखकर जरूर लाया था, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जैसी स्थिति वैसी मनोस्थिति। तो माननीय से मिलने के बाद, पांडे साहब से मिलने के बाद मेरे कुछ प्रश्न अपने आप ही प्रकृति की ओर मुड़ गए। जैसे कि इन्होंने अपना परिचय दिया कि ये अपने प्रकृति चिकित्सा जैसे विषय के ऊपर अपना योगदान आजीवन देते रहे हैं, जिसमें आपका एजुकेशन के क्षेत्र की बात की जाए, प्रकृति की रिसर्च की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए, या इसके अलावा उसके दर्शन की बात की जाए, उसकी रिसर्च की बात की जाए, ये तमाम तरह के विषय थे जिन पर SN पांडे साहब ने अपना विशेष योगदान हमारे युवाओं के उज्जवल भविष्य को बनाने के लिए दिया। इसके लिए इलेक्टेड वर्ल्ड रिसर्च फाउंडेशन SN पांडे साहब को अपना साधुवाद देता है। मेरा एक प्रश्न है माननीय, कि एक उच्च कोटि का शिक्षाविद होने के बावजूद ज्ञान के दृष्टिकोण से शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है, ये मैं जानना चाहूँगा। क्योंकि जिन विषयों पर हम बात कर रहे हैं वो ज्ञान है, शिक्षा है। तो जो शिक्षा और ज्ञान का जो आपस का जो संयोग है, उसके बारे में आपका क्या कहना ये थोड़ा आपका प्रश्न जो है बड़ा कठिन प्रश्न है। आप शिक्षा और ज्ञान का सीधा संबंध मेरे ख्याल में तो नहीं है। जी। क्योंकि शिक्षा ज्ञान देता है, निसंदेह ज्ञान देता है, लेकिन जो एनलाइटनमेंट जिसको आप बोलते हैं वो एक अलग ही चीज़ है। मैंने बहुत सारे लोगों के बारे में अध्ययन किया है, देखा है और पढ़ा भी है और मिला भी हूँ बहुत सारे लोगों से। निश्चित। और उनको आश्चर्य होगा आपको जान करके कि वो अनपढ़ लोग थे और ज्ञान की ऐसी ऐसी बातें जो ऐसा लगता था कि ज्ञान का जो भी स्रोत इस ब्रह्मांड में है
उसके साथ उनका साक्षात कोई कनेक्शन है। किसी भी विषय पर बात करिए और वो अपनी ज्ञान की बातें बताएं। मेरा यही प्रश्न था। तो ये जो शिक्षा जो हम लोग यूनिवर्सिटीज़ में देते हैं, वो और असली ज्ञान ये दोनों अलग अलग चीज़ है। यहाँ हम विद्यार्थियों को MA, MSc, PhD सब कुछ मास्टर्स की कराते डिग्री हैं। दिलाते हैं मैं तमाम। तमाम मैं तो जुड़ा रहा इंजीनियरिंग साइड से भी और मेडिकल साइड से भी। तो दुनिया की जितनी विधाएं हो सकती हैं उन सबको देखा हूँ। और मुझे ये लगता है कि ये जो विश्वविद्यालयों में हम लोग शिक्षा देते हैं इसकी अपनी सीमाएं हैं क्या बात और उस सीमा को समझना बहुत जरूरी है। है, बेहतरीन। हम कोई डिग्री ले करके अपने को ज्ञानी समझने लगे, ये मुझे ख्याल में बुद्धिमत्ता नहीं है। देखिए दोस्तों, बड़ा गंभीर विषय है और मैं हंस के इसलिए बोल रहा हूँ ताकि उसकी संजीदगी को आप महसूस कर सकें। मैंने जैसे आपसे बात करी कि एस.एन. पांडे साहब ने तमाम तरह की जो शिक्षा जगत से जुड़ी हुई, खासकर यौगिक शिक्षा और योग और आपका नेचुरोपैथी जैसे विषय, उनकी रिसर्च, उनकी तमाम तरह की शिक्षा पद्धतियाँ, उनको नए स्वरूप प्रदान करने के अलावा जो भी वो कर सकते थे अपने आजीवन काल के अंदर उन्होंने किया। पर इनका ये मानना है कि समाज में या देश में या दुनिया या ब्रह्मांड में शिक्षा का और ज्ञान का जो विषय है आपस में, उसका एक दूसरे से लिंक है भी और नहीं भी। उसकी एक सीमाएं हैं, क्योंकि इनका ऐसा मानना है कि अब से पहले जिन लोगों से ये मिले, जिन्होंने शिक्षा ग्रहण नहीं करी थी लेकिन वो ज्ञानवान बहुत थे, तो ये बड़ा गहरा विषय होता जा रहा है इस साक्षात्कार का। और जैसे कि मैंने आपसे अभी बात करी और आपने इसका उत्तर दिया या आपने अपना एक अनुभव साझा किया कि जिन लोगों ने शिक्षा ग्रहण नहीं करी थी यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस में जाकर या नहीं कर पाए, लेकिन वो इतने ज्ञानी हो पाए, उसकी क्या वजह रही? आपने कभी महसूस करा है, क्योंकि आप एक शिक्षाविद हैं। देखिए, इसके लिए दो उदाहरण आपको मैं दूंगा। जी। एक तो रामानुजन को ले लीजिए। रामानुजन जी। वो हाई स्कूल भी जो मैट्रिक कहलाता था उस जमाने में नहीं पास कर पाए थे, जी जी। और इतने बड़े मैथमेटिशियन थे, उनको बाद में कुछ विश्वविद्यालयों ने बुलाया और वो सारी दुनिया जानी। तो उनका जो मैथमेटिक्स का ज्ञान था, गणित का ज्ञान, वो किसी यूनिवर्सिटी से लिया हुआ ज्ञान हुआ और विश्व के इस महानतम गणितज्ञ में उनकी गिनती होती है। विवेकानंद जी को, स्वामी विवेकानंद को सारी दुनिया जानती है। उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस अनपढ़, और आप कभी रामकृष्ण परमहंस की कोई भी पुस्तक उनके बारे में जो लिखी गई पढ़ें तो आप देखेंगे कि दुनिया की कठिन से कठिन विषय को वो सरल से सरल भाषा में ऐसा परिभाषित कर देते थे और ऐसी बातें कह देते थे जो आपके हृदय में सीधे उतरते। क्या बात। मैं आज भी जब भी कलकत्ता जाता हूँ पहला काम ये करता हूँ कि दक्षिणेश्वर जाता हूँ और वहाँ जाकर के उस कमरे में थोड़ी देर बैठता हूँ जहाँ रामकृष्ण परमहंस अपना समय बिताया। अच्छा। और वहाँ उस कमरे में बैठने मात्र से ये अनुभूति होती है कि शायद यहाँ कभी कोई महान आत्मा रही थी। अगर आप ध्यान वगैरह के बारे में भी थोड़ा जानते ये हैं हमारा है विषय। तो आप वहाँ बैठने मात्र से ये महसूस करेंगे कि वो अणु आज भी उन दीवारों में हैं जो रामकृष्ण परमहंस के हुआ करते हैं। आपके विचार बदल जाएंगे, कई ऐसे ख्याल आने लगेंगे जो आप कल्पना नहीं कर सकते। तो ये इस तरह के ज्ञानियों से और भी कई लोगों से मैं मिला हूँ अपने जीवन काल में। स्वामी धीरेन्द्रचारी बड़े चर्चित और कंट्रोवर्शियल योगी थे हिंदुस्तान के। जी। कोई बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी नहीं थे, लेकिन आपने देखा होगा कि टीवी पर जब वो आते थे हफ्ते में 2 रोज ब्लैक एंड वाइट टीवी पर, उस समय हमारा जन्म भी नहीं हुआ रामायण गाते थे और योग का प्रदर्शन करते थे। आज तो बाबा रामदेव का युग है, लेकिन इनसे पहले योग का जो प्रचार प्रसार देश में हुआ उसमें स्वामी धीरेन्द्रचारी का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन वो कोई यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े डिग्री होल्डर नहीं थे।
लेकिन योग पर जो उनका पकड़ था, जो ज्ञान था, अद्भुत था। और एक विचित्र बात ये भी थी कि कोई आप संस्कृत प्रेमी थे, संस्कृत का कोई श्लोक कहिए, अगर पसंद आ गया तो एक बार और सुनेंगे वो, फिर दोबारा कहिए, और वो रट जाता था उनको। तो आपका मानना ये है कि शिक्षा का और ज्ञान का आपस में संबंध है भी और नहीं भी, और शिक्षा किसी भी चीज़ से ली जा सकती है। आप प्रकृति चिकित्सा की बात करते हैं, तो प्रकृति चिकित्सा के लिए क्या यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना जरूरी है, या प्रकृति के टच में आने से भी वो शिक्षा हासिल हो सकती है? नहीं, जिन लोगों ने प्राकृतिक चिकित्सा आरंभ किया, वो कोई बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं थे। उन्होंने प्रकृति के तमाम चीज़ों को ऑब्जर्व कर करके, अपने शरीर को ऑब्जर्व कर करके कई सिद्धांत बनाए, और प्राकृतिक चिकित्सा कि बुक्स सारी दुनिया बुक्स लिख दी में उन्होंने। हाँ है। लेकिन जो इसके शुरुआत के दिनों में जितने भी लोग थे, हमारे ख्याल में 2-3 नाम हटा दिए जाएं तो बाकी सब अनपढ़ लोग थे, फार्मर्स थे, कम पढ़े लिखे लोग। और आए और उन्होंने एक नई विधा शुरू कर दी। आज 5 साल की डिग्री कोर्स होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन एमडी होती है उस विषय में। ऐसे ही आप देखेंगे और तमाम विषयों में जो शुरुआत करने वाले लोग थे, वो कोई बहुत बड़े दाता नहीं थे। आप इस बात से विश्वविद्यालय सहमत हैं? आप इस बात से सहमत हैं कि प्रकृति शिक्षा, चिकित्सा और योग जैसे विषय जो हैं वो नेचर से जुड़े हुए विषय हैं, जिसको सार गर्भित कर कर, संदर्भित कर कर, या उसको किसी पुस्तक के रूप में या किसी ग्रंथ के रूप में अगर दिया है तो किसी अनपढ़ आदमी ने भी दिया होगा कभी, हाँ हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसको आज यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के उनको अंदर आप लगाया कहते है। हैं फादर ऑफ नेचुरोपैथी। प्रिजनिस साहब थे, जर्मनी में एक जगह है वो, साइलेशियन माउंटेन्स में ग्राफेनबर्ग नाम का एक गाँव, ओके, वहाँ वो रहते थे। अच्छा, और क्या नाम बताया आपने, दोबारा एक बार बताया? प्रिजनिस, विंसेंट प्रिजनिस विंसेंट प्रिजनिस, ये वो- शख्स का नाम है? जी, वो उनको फादर ऑफ नेचुरोपैथी माना जाता फादर ऑफ नेचुरोपैथी, क्या बात है। है। और वो किसान थे, साधारण किसान परिवार से बिलोंग करने और वाले। वो एक क्या बात? कहीं उनको एक्सीडेंट हो गया था, गाड़ी पर से गिर गए थे, उनके ऊपर से उनकी हड्डी वड्डी सब टूट गई थी। और उस जमाने में जो भी चिकित्सक वहाँ थे उनके आसपास, उन्होंने कहा भाई ये लाइलाज हो गया। लेकिन उनको याद पड़ा एक घटना, कहीं पर कोई तालाब था, और वहाँ वो देखा करते थे कि एक हिरन आती है, उसका पैर कुछ लंगड़ा सा है, टूटा हुआ, और रोज अपना पैर उस पानी में डालती है। थोड़े दिन बाद उन्होंने देखा कि वो हिरन तो लंगड़ा करके आती थी, उसका पैर ठीक हो गया और भागने लगी। क्या बात है? तो उनको ऐसा लगा कि शायद इस प्राणी में कोई गुण है, इस तरह से करने से, क्योंकि निराश थे, तो उन्होंने अपने पानी की पट्टी रखना शुरू किया अपने जख्मों पर, और इस तरह से वो ठीक हो गए। अच्छा, बाद में उन्होंने वहाँ पर एक बहुत बड़ा चिकित्सालय बनाया। तो शुरुआत इसकी प्राकृतिक चिकित्सा की इस तरह से हुई, और उस चिकित्सालय में विश्व के बड़े से बड़े लोग आते थे, बल्कि स्टेटस सिंबल बन गया था। कई राजघरानों के लोग आते थे, और वो खुद अनपढ़ थे। बाद में उनको फ्रांस की एक आर्मी का अध्ययन ग्रुप कोई आया, और वो अध्ययन कर करके उनको बाकायदे लाइसेंस दिया। उनके ऊपर बहुत सारे लोग रिसर्च करिए। रिसर्च करते हैं, उस ज़माने में आपत्ति भी करते हैं, भाई ये क्या अनपढ़ आदमी ये सब कर रहा है। लेकिन उनका इलाज इतना सटीक था कि चारों लोग वहाँ से ठीक हुए। अब किसान थे तो उतना थोड़ा सा जगह था, बाद में उन्होंने बाकी जगह वहाँ थी, वहाँ कुछ बनाया, बहुत बड़ा चिकित्सा। मतलब उसको तो वहाँ से प्राकृतिक चिकित्सा का शुरुआत माना जाता है। तो इसीलिए बल्कि हिंदुस्तान में झगड़ा होता है कि प्राकृतिक चिकित्सा का शुरुआत कहाँ से हुआ, भारत से या जर्मनी से। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि भाई जर्मनी से शुरू हुआ। तो आपका क्या मानना है? प्राकृतिक चिकित्सा के जितने भी सिद्धांत हैं वो हमारे प्राचीन ग्रंथों में, आयुर्वेद के ग्रंथों में मौजूद हैं। वैदिक ग्रंथों में, तो एक चरक भी ऐसा संहिता, सिद्धांत चरक संहिता जैसे विषय, आयुर्वेद के तमाम ग्रंथों में आप तमाम सिद्धांत जो प्राकृतिक चिकित्सा के शल चिकित्सा है, वो तमाम तरह की चिकित्सा
प्राकृतिक चिकित्सा का मूल सिद्धांत क्या है कि आपके शरीर में विजातीय पदार्थ जमा होंगे तो आप रोगी हो जाएंगे, और किसी भी तरीके से आप विजातीय पदार्थ को बाहर निकाल दें आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो ये आयुर्वेद में भी है मूल सिद्धांत। तो प्राकृतिक चिकित्सा बिना औषधि के इलाज का है, और आयुर्वेद में जड़ी बूटी। औषधियों का भी प्रयोग होता है, जड़ी बूटियों का भी और मिनरल्स का भी, भस्म का। तो ये थोड़ा सा अंतर है, वरना पंचकर्म है। हम लोग मालिश करते हैं, पसीना लाते हैं और पेट साफ करते हैं, ये सब चीज़ें आयुर्वेद में भी हम पंचकर्म में करते हैं। यही चीज़ें योग में भी, योग में सत्कर्म जो होता है यही तो होता है, कुंजल लेती। शरीर को अंदर से साफ करो, शरीर को बाहर से साफ करो, शरीर को अंदर से साफ करो, और दिमाग को भी साफ करो। दिमाग को साफ नहीं करेंगे तो स्वस्थ नहीं होंगे। विचारों से। विचारों को अपने स्वस्थ करो तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। ये सिंपल सा सिद्धांत है। मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं बीच में कि जीवन सूत्र जैसे पुस्तक की रचना करने का श्रेय पांडे साहब को जाता है। इसके अतिरिक्त इन्होंने 2 एनसाइक्लोपीडिया, एक नर्सिंग और एक बुजुर्गों के ऊपर बनाए हैं। प्रकृति चिकित्सा दर्शन एवं व्यवहार और जीवन सूत्र इनकी चर्चित पुस्तकों में से एक है, जिन पर शोध छात्रों द्वारा किए जा रहे हैं, एमफिल उन पर की जाती है, और नर्सिंग हॉस्पिटल एंड हेल्थ एंड मैनेजमेंट जैसे विषय पर भी इन्होंने बुक लिखी है। इस तरह की तमाम 15 बुक्स की रचना ऐसे पांडे साहब ने की है। और प्रकृति चिकित्सा के विषय पर चूँकि हमारी चर्चा हो रही है और इन्हीं विषयों पर इन्होंने बुक लिखी है, इन्हीं पर शिक्षा अध्ययन कर कर लोगों को, बच्चों को जागरूक किया है, युवाओं को रोजगार के अवसर दिए हैं। अभी हाल ही में एक कोरोना काल आया है, और कोरोना काल को अगर थोड़ा सा संजीदगी के साथ देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं प्रकृति की ओर हमें इशारा करती है। और वो इसलिए करती है, जब तक उसका खौफ था, जब तक तो लोगों को उतना समझ नहीं आता था, लेकिन जैसे ही उसके बारे में चिंतन या चिंता करना आम आदमी ने शुरू किया, तो उसने पाया कि 30 साल के बाद आज की युवा पीढ़ी के बच्चों ने सितारों को देखा, आसमान में खुली हवा में सांस लिया, और इसके साथ साथ पानी का स्तर जो गंदा हो रहा था समुद्रों में, नदियों में, तमाम जगह, वो ऑटोमेटिक साफ हो गया, वायु शुद्ध हो गई, आपकी अग्नि का स्तर कम हो गया, जहाँ एक हीट बढ़ी हुई थी पृथ्वी की वो कम हो गई। ये तमाम तरह के 5 तत्वों को, जिसको हम भगवान बोलते हैं, भूमि गगन वायु अग्नि, वह का भूमि, क्या का गगन, वह का वायु अग्नि, न का नीर, 5 तत्वों का शरीर तेरा आत्मा तेरा परमात्मा। तो उस भगवान का साक्षात दर्शन इस देश दुनिया के जगत के लोगों ने करा है। कोरोना में और प्राकृतिक चिकित्सा की अगर बात करें, और फिर जो लोग प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़े हुए थे वो लोग बहुत तेजी से ठीक हुए, उन्होंने विकल्प के तौर पर उनको लिया है। और जिन लोगों ने काढ़े पिए या तमाम तरह की चीज़ें ली, और ऐसा नहीं था शिक्षा जगत उस पर और चिकित्सा जगत उस पर काम नहीं कर रहा था, वो अपना काम कर रहा था और लोगों ने उनकी सेवाएं भी ली। वो अपनी जगह काम कर रहे थे, प्राकृतिक चिकित्सा अपनी जगह काम कर रही थी, या यूं कह लें इसको कि ऑटोमेटिक हील होने लगे कुछ लोग जो नेचर के टच में थे, या वो लोग बीमार ही नहीं हुए कुदरती, ऐसा भी हुआ, देखने में आया। तो कोरोना काल से प्राकृतिक चिकित्सा को अगर जोड़ के देखा जाए तो इसमें आपका क्या कहना है हमारे साथ? देखिए, कोरोना ने नुकसान तो बहुत किया है, दो राय नहीं है इसमें, लेकिन कोरोना ने हमें नए ढंग से जीने का एक तरीका भी बता दिया नए ढंग से जीने। और हमारे चिंतन को भी बदल दिया। कोरोना काल में हर व्यक्ति ने ये महसूस किया कि हमारी इम्यूनिटी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसका प्रचार हम लोग डे 1 से करते रहे हैं कि भाई जब तक आपके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी आपकी अच्छी है, तब तक आपको कोई रोग पकड़ेगा नहीं, आप मरोगे नहीं, आप कोरोना से भी पीड़ित नहीं होगे, अगर होगे भी तो ठीक हो जाओगे। मैंने उस दौरान तमाम स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करने की कोशिश की कि प्राकृतिक चिकित्सा का जो जीवन पद्धति है उस पर जीने वाले कितने लोग कोरोना से मरे।
तो मुझे पता चला कि ऐसा आंकड़ा आंकड़ा है ही नहीं। क्या बात है। जिन लोगों ने भी जीवन शैली जीवन शैली, अपना प्राकृतिक जीवन शैली माने क्या, हमारे सबकी अपनी अपनी जीवन शैली, इसके बारे में थोड़ा क्लैरिटी होना बड़ा जरूरी है। मैं जैसा जीता हूँ ये मेरी जीवन शैली है, आप जैसा जीते हैं वो आपकी जीवन शैली। अब सवाल ये है कि आपकी जीवन शैली ज़्यादा अच्छी है या मेरी ज़्यादा अच्छी है, ये कैसे निर्णय करें। मैं कहता हूँ कि आपकी जीवन शैली अगर आपको संतुष्ट रखे, अगर आप संतुष्ट हैं, आपका स्वास्थ्य ठीक है, आपकी कार्य क्षमता बरकरार है, विचार शक्ति ठीक है। विचार शक्ति ठीक है, तो आपकी जीवन शक्ति, ये आप जीवन संतुष्ट पद्धति ठीक है। अगर ये चीज़ें नहीं हैं उससे, आप रोज़ बीमार रहते हो, आपका चिंतन विकृत है, आप परेशान रहते हो, तो आपका जीवन शैली ठीक ठाक नहीं है, उसको सुधारने की जरूरत है, उस पर चिंतन करने की उस पर चिंतन करने की चिंता करने की बजाय। तो हम लोग लाइफ स्टाइल इंटरवेंशन, जीवन शैली को सुधारना, क्या बात है। ये हमारे चिकित्सा का एक अंग है। तो हम लोग उस व्यक्ति की पूरा जीवन शैली, खाना पीना, सोना जागना, ये सब चिंतन करना, ये सारे चीज़ों का अध्ययन करके उसको बताते हैं कि आप इस तरह से खाओ, इस तरह से सो, इस तरह से जियो, इस तरह से चिंतन करो। ये सारी चीज़ें अगर ठीक हैं, आहार, निद्रा, काम, अध्यात्म, नशा सेवन, है ना, और आराम और व्यायाम, ये सारी चीज़ें अगर आपकी ठीक ठाक हैं, नियंत्रित हैं, संतुलित हैं, तो वो आपके जीवन शैली की वजह से आपके जीवनी शक्ति को इतना बना करके रखेंगे कि आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, और बीमार पड़ भी गए तो ठीक हो जाए। देखिए, बड़ी सारगर्भित व्याख्या है एस एन पांडे साहब की, जिन्होंने ये बोला कि अगर आप अपने जीवन की जो दिनचर्या है उसको नियंत्रित कर लें और उस नियंत्रण के साथ अपने जीवन का यापन करना शुरू कर दें, तो कोरोना जैसी महामारी के दुष्प्रभाव से आप बच सकते हैं। और इन्होंने कुछ आंकड़े जुटाने का प्रयास किया, जिस आंकड़ों में ये पाया कि जो लोग प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़े हुए थे, प्रकृति के साथ जुड़े हुए थे, जो सुबह 3 बजे उठकर 4 बजे उठकर अपनी प्रकृति से अपने आप को जोड़ पाते थे, उन्होंने जब कोरोना काल के बीच से अपने आप को गुजारा तो वो उतना प्रभावित नहीं हुए जितना उसके विपक्ष में जो लोग काम कर रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसा विषय है चिंता और चिंतन का, जिस पर हम सभी को एक बार फिर से मनन और चिंतन करने की जरूरत है। एस एन पांडे जैसे जो शख्सियत हैं, जो विद्वान लोग हैं, जो हमारे लैटिन वर्ल्ड रिसर्च फाउंडेशन में आते रहते हैं और आते रहेंगे भविष्य में भी, उनका भी प्रयास भर यही रहेगा कि आप लोग चिंता जिन विषयों पर कर रहे हैं उन पर चिंता करने की बजाय उस पर चिंतन करना शुरू करें, और चिंतन करने से जो समीक्षा निकल के आए उसको अपने दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। यही आप सबका एक विषय, हम सबका एक विषय होना चाहिए। एक यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की बात हुई, प्रकृति की बात हुई, दिनचर्या की बात हुई, लाइफस्टाइल की बात हुई, कोई ऐसा शोध विषय, कोई ऐसा आपका कोई जीवन का कोई ऐसा उद्देश्य जो अभी भी लगता है कि इतनी इस उम्र के बावजूद भी कहीं ना कहीं मन में है तो वो पूरा नहीं हुआ या उस पर भी काम करने की जरूरत है, ऐसी कोई चीज़ आप साझा करना चाहिए? 2-3 चीज़ें हैं जो आजकल मैं इन पर चिंतन करता रहता हूँ और जो कुछ योगदान दे सकता हूँ देता रहता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये दुनिया बड़ी तेज़ी से बदल रही है। जिस तेज़ी से बदल रही है, जिस तेज़ी से साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है, उस तेज़ी से हम अपने दिमाग को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने को नहीं बदल पा रहे हैं। और ज्ञान इतना ज़्यादा हर क्षेत्र में, किसी ज़माने में कहा जाता था कि 220 ज्ञान के क्षेत्र हैं जिसमें विश्वविद्यालय सब अध्ययन कराते हैं। 220 विषय, पुराने ज़माने में। अब हजारों विषय, ऐसे ब्रांचेस हैं, हाँ, विषय जिस पर अध्ययन हो रहा है। तो 220 से हजारों तक की संख्या पहुंच चुकी है विषयों की। हाँ, ये विश्व में ज्ञान इतना ज़्यादा इकट्ठा हो गया है कि उसको वो कैसे हजम करें, उसको कैसे यूटिलाइज करें, उसको कैसे
सिंथेसाइज करें, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। अब दुनिया जिस तेज़ी से बदल रही है, उस बदलाव की वजह से आप देखें समाज में कई तरह के परिवर्तन हो रहे हैं, कई तरह के टकराव हो रहे हैं, कई तरह की परेशानियां लोग झेल रहे हैं। तो इस बदलाव को, चेंज को कैसे मैनेज किया जाए, मैनेजिंग द चेंज, ये एक बहुत बड़ा विषय है जिस पर काम करने की ज़रूरत है। क्या बात है। समाज में आप देखेंगे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जब भी कोई बदलाव आता है तो उसका प्रतिरोध करने लगते हैं, और कुछ लोग होते हैं उस बदलाव को लीड करते हैं, और कुछ लोग होते हैं न्यूट्रल होते हैं। ये 3 किस्म के लोग आप प्रकृति है। देखेंगे। मैं चाहता हूँ कि मैं बदलाव को लीड करूँ, विरोध न करूँ, क्योंकि मेरा अनुभव ये है कि बदलाव को आप रोक नहीं सकते। ये दुनिया में बदलाव, परिवर्तन, ये एक नियम है, इसको आप रोक नहीं सकते। उसकी दिशा को आप ऐसा मोड़ें बदलाव को कि वो मानवता के लिए, हमारे खुद के लिए, हमारे समाज के लिए, देश के लिए, मानवता के लिए वो यूज़फुल हो, कल्याणकारी सिद्ध हो, और उस दिशा में आप जो कुछ भी करेंगे वो सही है। जो लोग बदलाव को रेजिस्ट करते हैं, पीछे छूट जाते हैं। आप देखिए कंप्यूटर आया देश में, जी। और जब कंप्यूटर आ रहा था तो तमाम पॉलिटिकल फिगर्स उस ज़माने के बड़े बड़े वो रेजिस्ट कर रहे थे, और कहते थे कंप्यूटर आ जाएगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तमाम तरह की संभावना। कंप्यूटर आया, और आज हम लोग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में, आईटी में विश्व में लीड कर रहे हैं। तो ये बदलाव है। तमाम तरह की नई अध्ययन की शाखाएं खुली, तमाम तरह के नए तरह के जॉब्स खुले। आज दुनिया बिल्कुल बदल गई है। आज अगर आप इंटरनेट और कंप्यूटर को हटा दें इस दुनिया से, फिर स्टोन एज में पहुंच जाएंगे, ऐसा होगा। तो ये बदलाव जो है, इसको रेजिस्ट करने के बजाय इस पर एक सकारात्मक चिंतन करने की ज़रूरत है। इस बदलाव की वजह से हम बहुत नज़दीक भी आ रहे हैं। आज दुनिया बड़ी छोटी सी जगह पहुँची। इसी ज़माने में जैसे एक गांव से दूसरे गांव जाने में जितना आपको टाइम लगता था, उतना एक देश से दूसरे देश में जाने में समय लगता है। कहीं किसी देश में कोई भी परेशानी होती है, उसका प्रभाव हम पर पड़ता है। अभी वार यूक्रेन का चल रहा है, ग्लोबल उसका इम्पैक्ट हो रहा है। अभी हम लड़ाई में नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर उसका प्रभाव पड़ रहा है। सभी कहीं कोई बीमारी होती है, उसका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। सभी पर पड़ता है विश्व में। तो दुनिया बड़ी छोटी हो गई है, और हमारा चिंतन भी थोड़ा बढ़ गया है, हमारे सोचने का ढंग भी बदल गया है। इसी ज़माने में छोटे छोटे रजवाड़े होते थे। देश आज़ाद हुआ तो कितना 565 रजवाड़े थे। तो लोग अपनी, ये राजा दूसरे राजा से लड़ा करता था, और मातृभूमि ये वो लड़ाई झगड़ा। आज हमारा चिंतन, देश बड़ा हो गया, अब हम भारत के लिए लड़ते हैं। वैसे ही अब एक नई तरह का चिंतन हो रहा है। ये ग्लोब पूरा एक है। लोग कल्पना कर रहे हैं कि ग्लोबल सिटीजन, विश्व हम एक आपस में लड़ रहे हैं, हम विश्व मानव हैं। अब ये बेईमानी लगती है कि हम एक दूसरे से लड़ते रहें। और हमें लड़ना है तो कोई दूसरा ग्रह होगा, वहाँ के मानव से लड़ें, तो कुछ समझ में बात आती है। आपस में लड़ रहे हैं, जैसे जयपुर वाला बीकानेर से लड़ता था, हाँ, ग्वालियर से लड़ता था, तो वो क्या है। तो हमारे सोचने का ढंग भी ज़रा विस्तृत होता जा रहा है। ये अच्छी बात है, और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में बहुत चीज़ें बदलेंगी, और बहुत जल्दी बदलने वाली हैं। उस बदलाव को आप हजम करें और कल्याणकारी बनाने, इस दिशा में काम करने की ज़रूरत है। आपके अनुभव के साथ साझा करना चाहूँगा कि इनलाइटेंड वर्ल्ड रिसर्च फाउंडेशन इन्हीं विषयों पर काम करता है जिन विषयों पर आज हमने चर्चा की। इनलाइटेंड वर्ल्ड रिसर्च फाउंडेशन के बारे में आपका कुछ कहना होगा? मैं संस्था से अभी भी नया परिचित हूँ, और इसके उद्देश्यों को समझ करके, देख करके मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इससे विश्व कल्याण की दिशा में काफ़ी प्रगति होगी। धन्यवाद। इस वक्त
देश में बड़ी अफरा तफरी मची हुई है। लोग बड़े भयभीत से हैं कि पता नहीं आने वाले समय में क्या हो। तो इस तरह की संस्थाओं की ज़रूरत है। और शायद इंटरव्यू लंबा हो रहा है। समाज में 3 तरह के चिंतन हैं। जी। ये जो समाज आज का है, ये केवल 3 चीज़ का चिंतन करता है। और ये मैं तो कहता हूँ कि 3 आदमियों ने इस दुनिया को बनाई है जिसमें हम जी रहे हैं आज के तारीख में। एक तो अर्थ का चिंतन। आप सुबह से शाम तक जहाँ जाइए पैसे की ही बात होती है। हम कुछ भी करते हैं तो पैसे की ही बात करते हैं। सोचते हैं तो इन टर्म्स ऑफ मनी सोचते हैं, इससे हमें क्या आर्थिक लाभ है। जितने भी NGOs हैं, कहने के लिए चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, अधिकांश NGOs एक नए तरह से अर्थोपार्जन की साधन बने हुए हैं, जबकि उनका उद्देश्य जन कल्याण होना चाहिए, स्वयं का आर्थिक प्रगति का साधन नहीं होना चाहिए। तो ये जो पैसे का चिंतन है, इस पैसे का चिंतन सारे विश्व में कौन लाया? किसी कैपिटलिस्ट ने नहीं लाया। आप इसका अध्ययन करेंगे इतिहास तो आप देखेंगे कि मार्क्स, कम्युनिज्म के जो फाउंडर हैं, फादर, उनका चिंतन है। उन्होंने विश्व में पैसे के बारे में इतना चिंतन पैदा कर दिया और पूरा इतिहास, मानव इतिहास को उन्होंने लिख दिया कि जब से ये पृथ्वी पैदा हुई है, जब से आदमी है, उनमें एक वो जिनके पास कुछ है और इनके पास कुछ नहीं है, दोनों में संघर्ष चल रहा है और ये चलता रहेगा आगे भी। तो ये जो उनका अर्थ चिंतन है वो आज सारे विश्व में व्याप्त है। तो हम लोग केवल पैसे के बारे में सोचते हैं। एक दूसरे सज्जन पैदा हुए, उनका नाम था सिगमंड फ्राइड। उनको कहा जाता है कि आधुनिक मनोविज्ञान के पिता हैं, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। उन्होंने एक नया चिंतन दिया। उन्होंने कहा अभी ये जितनी भी गतिविधियां हैं कामजन्य हैं। और सिगमंड फ्राइड के आने के बाद से आप देखिए पहनावा ओढ़ावा औरतों का बदलने लगा, तमाम तरह के ब्यूटी कॉन्टेस्ट होने लगे, तमाम तरह के ये सौंदर्य प्रसाधन नए नए तरह के आने लगे और सब चीज़ बदल गया। इसी ज़माने में, पुराने ज़माने में आप देखें पिक्चर कि हीरो हीरोइन को छू नहीं सकता था। अब एक से एक अश्लील चीज़ें कला के नाम पर परोसी जा रही हैं। ये सब आप इतिहास अध्ययन करें तो इसमें सिगमंड फ्राइड का बहुत योगदान है। और तीसरा एक चिंतन ये आया कि हर चीज़ सापेक्ष है। आइंस्टाइन महान वैज्ञानिक, उनकी देन है सापेक्षता का सिद्धांत। इन तीनों सिद्धांतों ने मिलकर के इस दुनिया को बांधने का प्रयास किया, बंध भी गए हैं। लेकिन कोरोना ने इस चीज़ को क्या मैसेज दिया? अच्छा ये है, कोरोना ने हमें एक नया चिंतन दिया और उसने ये दिखा दिया कि आपका ये पैसा, आपका ये वैभव, ये किसी काम आने वाला नहीं है। दुनिया में अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज़ है तो वो है आपका स्वास्थ्य, आपकी इम्यूनिटी, आपकी वाइटलिटी। चिंतन को बिल्कुल बदल दिया। ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा जो 50-50 लाख रुपए ले करके वो कह रहे हैं डॉक्टर साहब हमें बचाओ, ये लो सारे पैसे ले लें। ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। एक कहानी मैंने सुनी कि एक मकान में फर्स्ट फ्लोर पर, सेकंड फ्लोर पर बच्चे रहते थे और ग्राउंड फ्लोर पर पेरेंट्स रहते थे। बाप मर गया, ऊपर से लड़का उसको छूने नहीं आ रहा लाश को। म्यूनसिपलिटी वाले उठा उठा के पता नहीं कैसे ले गए, वो क्रीमेशन तक नहीं गए।
जो हम लोग ये पैसा पैसा, देखिए रोज आप क्या देखते हैं, अखबार खोलिए और भ्रष्टाचार का ही न्यूज होता है। मैंने अखबार पढ़ना बंद कर दिया। तो देखिए इसकी जो यथार्थ है, इसको कोरोना ने बता दिया कि भाई आदमी का मूल्य क्या है और आदमी के चिंतन को क्या होना चाहिए। ये चिंतन को नई दिशा देने में कोरोना का बहुत योगदान है और ये पॉजिटिव योगदान है। एस.एन. पांडे जी ने इस साक्षात्कार के लिए मुझे निशब्द कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि जिस विषय तक मैं अपनी रिसर्च के माध्यम से लोगों तक जाना चाहता था, उस रिसर्च को दुनिया का हर वो बुद्धिजीवी जानता है, उसको समझता है, उस पर काम करना चाहता है। जो कोरोना जैसी महामारी या प्रकृति आपदाएं जो तमाम तरह की आज की डेट में देखने को मिल रही है, और दूसरी ओर एस.एन. पांडे जी जैसे शख्सियत हैं जो प्रकृति चिकित्सा, प्रकृति दर्शन, यौगिक शिक्षा, योग जगत से जुड़ा हुआ विषय जितने भी है, उस तरह के विषयों पर अपना सारा जीवन दे गए। अब ये चिंतन आपको करना है, हमारे कहने से नहीं करना कि हम ऐसा कह रहे हैं। ये मैं आज इस साक्षात्कार को यहीं विराम देता हूँ, इस प्रश्न के साथ कि ये चिंतन आपका है कि आपने कोरोना के पक्ष में काम करना है, ये कोरोना के विपक्ष में काम करना है। शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। एक साक्षात्कार को अचानक बंद करके, यूं मान के, इस विश्वास और इस आशा और इस उम्मीद के साथ कि वो जो चेतना है, माँ प्रकृति आपको वो चेतना प्रदान करे, इस ब्रह्मांड को, इस दुनिया को चलाने वाले लोगों को, तमाम तरह के विषयों पर जो नेतृत्व दे रहे हैं उनको, कि वो कम से कम जो भी कर रहे हैं उसका चिंतन जरूर करें, ताकि लोगों को इस बात की चिंता ना हो कि भाई इसका क्या परिणाम होगा। दोबारा से किसी प्रकृति आपदा का वो काल का ग्रास ना बने, कोई घर, कोई परिवार, कोई समाज या कोई देश। और कोई शब्द नहीं है, निकल नहीं पा रहे हैं, थोड़ा सा मन भावुक है। ये बात मान के, जान के कि आज तकरीबन 70 से ज़्यादा आयु वर्ग के इस वृद्ध शिक्षाविद ने हमें ये चेतना जागृत करने के लिए कुछ शब्द, कुछ विचार, कुछ शक्ति, कुछ सामर्थ्य दे दिया कि आने वाली युवा पीढ़ी को अपनी जीवन की चिंता करने की बजाय उस पर चिंतन करने की सख्त जरूरत है। नमस्कार।